नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की महारैली की, उद्धव ठाकरे के चुनाव आयोग पर करारे वार की, देखेंगे बिहार में एनडीए को लगे झटके को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फंसी बीजेपी को, जानेंगे रामदेव की कैसे बढ़ गई मुश्किलें और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर के चुनाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग, 22 अप्रैल को पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। राजनांदगांव में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर इन्हें बहुमत मिला तो ये संविधान बदल देंगे, अधिकारों को छीन लेंगे। क्या ऐसी सरकार चाहिए जो आपका संविधान ही बदल दे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा, कहा मुझे और अभिषेक को निशाना बना रही बीजेपी, हम सुरक्षित नहीं। बीएसपी प्रमुख मायावती की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद दानिश अली ने पलटवार करते हुए लगाए गंभीर आरोप, कहा मुझ पर पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ ना बोलने का बनाया जाता था दबाव। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के बाद अब झारखंड में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई, जिसमें गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया और साफ कर दिया कि बीजेपी और उसकी जांच एजेंसियां विपक्ष पर कितनी भी कार्रवाई करे, लेकिन वो विपक्ष की एकता को तोड़ नहीं पाएंगे। तो और क्या कुछ हुआ रांची में इंडिया की रैली में, खास देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के रांची में एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रविवार को इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता शामिल हुए। प्रमुख तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे। हालांकि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस रैली में शामिल नहीं हो पाए। जेएमएम की ओर से रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सुनीता केजरीवाल से लेकर तेजस्वी अखिलेश तक पूरा विपक्ष बीजेपी पर जमकर बरसा। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन का संदेश सुनाते हुए कहा कि गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। देश में आज लोकतंत्र खतरे में है, हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता के आगे बीजेपी हार जाएगी। खड़गे ने कहा कि मोदी जी लाख कोशिश कर लें हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने केवल देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की। 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, वो नौकरी कहाँ गई? काला धन वापस आएगा और सभी के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। आप लोग के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी ने झारखंड मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, वो चुनाव हार चुके हैं। मैदान में जब पहलवान हारने लगता है तब कई तरह के हथकंडे अपनाता है। बीजेपी ये ना भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। सुनीता केजरीवाल ने मंच से जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन छूटेंगे का नारा लगाया। इंडिया की रैली से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही थी, तो चुनाव आयोग के नोटिस पर जो जवाब मीडिया के सामने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने दिया, उससे चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने ठाकरे को नोटिस दिया था और इसी नोटिस पर उद्धव बेहद नाराज हो गए। तो क्या कहा उद्धव ने, देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना के यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हैं। चुनाव आयोग पर वो भड़के हुए हैं। आयोग की तरफ से शिवसेना यूबीटी को एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पार्टी की तरफ से बनाए गए प्रचार के थीम सॉन्ग को लेकर है, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र आता है। चुनाव आयोग ने इस शब्द के उल्लेख पर आपत्ति जताते हुए पार्टी को नोटिस भेजा है। भवानी शब्द का इस्तेमाल देवी देवताओं के लिए किया जाता है। ऐसे में पार्टी की तरफ से इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर आयोग के पास शिकायत पहुंची थी। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने रविवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ये नोटिस भेजा है। इस पर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव का पहला फेज पूरा हो गया है और दूसरे फेज के लिए प्रचार भी शुरू हो गया है। देश में अहम मुद्दों पर अब बात नहीं हो रही। राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, बजरंगबली का नाम लिया जा रहा है, हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है। उनके लिए कोई नियम नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंगबली की जय बोलकर वोट दीजिए और अमित शाह ने राम के नाम पर वोट मांगे। उनसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है। जय भवानी पर भी उन्हें आपत्ति है।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। पहले मोदी और शाह को नोटिस दो। उद्धव के तेवर से साफ है वो झुकने वाले नहीं है। वो चुनाव आयोग और बीजेपी को झटका देने वाले हैं। वैसे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका बिहार में लगा है, जहां दूसरे दौर की वोटिंग से पहले ही एनडीए का सांसद पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल हो गया। तो किस सांसद ने बदला पाला, जिससे बीजेपी के सामने बढ़ती दिख रही है मुश्किल? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी को तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया है। रविवार को सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने आरजेडी का दामन थाम लिया। खगड़िया से एलजेपी सांसद चौधरी महबूब अली कैसर को तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सदस्यता दिलाई। आरजेडी में शामिल होते वक्त कैसर ने कहा कि सही मायने में आज उनकी घर वापसी हुई है। महबूब अली कैसर रामविलास पासवान के बेहद करीबियों में शामिल थे। वो खगड़िया से लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन चिराग पासवान ने इस बार उन्हें पार्टी का टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। जिसके बाद महबूब अली कैसर ने लोजपा रामविलास की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब पाला बदलकर महागठबंधन में चले गए। दरअसल खगड़िया सीट पहले से ही एनडीए के खाते में थी और इस बार भी एनडीए ने इस सीट पर एलजेपी की दावेदारी मानते हुए चिराग पासवान को ये सीट दी थी, लेकिन चिराग ने कैसर का टिकट काट दिया। इसके बाद महबूब अली कैसर ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लिया। कैसर को तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद के बेटे यूसुफ कैसर भी मौजूद रहे। कैसर 2 बार खगड़िया से सांसद रह चुके हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में मुकेश सैनी को हराया था। इस चुनाव में दोनों नेता राजद के साथ हैं। अपने क्षेत्र के बड़े मुस्लिम नेताओं में शामिल महबूब अली कैसर का महागठबंधन में जाना सिर्फ चिराग पासवान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कैसर के पाला बदलने का असर 1 दर्जन के करीब सीटों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी ने बीजेपी को पूरे उत्तर भारत में परेशान कर दिया है। आज आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर जेल प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी तो दवाई लेकर तिहाड़ ही पहुंच गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। उनके स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी और तिहाड़ जेल प्रशासन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जान लेने की साजिश रच रही है। तिहाड़ जेल के डीजी ने एम्स को पत्र लिखकर कहा है कि हमें एक डायबिटोलॉजिस्ट की जरूरत है। डायबिटोलॉजिस्ट मधुमेह रोग के विशेषज्ञ को कहते हैं। भारद्वाज ने आगे कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी के पत्र ने बीजेपी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल तक तिहाड़ जेल प्रशासन कहता था कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और इंसुलिन भी है, लेकिन आज पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे थे। केवल देश ही नहीं बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी देख रहा है कि कैसे केजरीवाल की जान लेने की साजिश रची जा रही है। जेल में केवल एक सामान्य डॉक्टर मौजूद है। मुख्यमंत्री को इंसुलिन से वंचित रखा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को 20 साल से डायबिटीज है और 12 सालों से वो इंसुलिन ले रहे हैं। वो रोज 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं और उसी से उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अब जब जेल में उसकी जरूरत है तो उन्हें नहीं दी जा रही है। केजरीवाल की बीमारी अब तिहाड़ के साथ बीजेपी पर भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने के मामले में भी बीजेपी पर बड़े आरोप लगे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है और सूरत में तो हमारे लोगों का अपहरण ही कर लिया गया, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण की तैयारियां भी काफी तेज हो गई हैं और तीसरे चरण के लिए नामांकन की जांच भी पूरी हो चुकी है। लेकिन इस बार एक उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने को लेकर आरोपों के सिलसिले तेज हो गए हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता दिख रहा है। दरअसल चुनाव अधिकारी ने गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म जमा करने के वक्त चुनाव अधिकारी के सामने नीलेश कुंभानी अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिस पर बीजेपी के दिनेश जोधानी ने सवाल उठाए थे। मामले में अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया कि उन्होंने अपने सभी प्रस्तावकों से सुबह ही बात की थी और सब 9 बजे तक कलेक्टर ऑफिस आने वाले थे, लेकिन अब सबका फोन बंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। मामले में बयान देते हुए कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मांगूकिया ने तीनों प्रस्तावकों के अपहरण के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी के फॉर्म पर अभी हस्ताक्षर हुए या नहीं इसकी नहीं बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने हस्ताक्षर टैली किए बगैर फॉर्म रद्द करना गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम हाई कमांड से बात कर हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं कांग्रेस के जोनल प्रवक्ता अनूप ने नामांकन रद्द होने के पीछे बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन मोढवाडिया पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावकों के कथित अपहरण में इनके संलिप्त होने की आशंका है। बहरहाल कांग्रेस ने सूरत सीट से निर्दलीय कैंडिडेट सुरेश भाई पटसाला को अपना समर्थन देने की बात कही है। आपको बता दें कि गुजरात की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को मतदान होना है। कांग्रेस काफी आक्रामक दिखाई दे रही है तो बीजेपी और उसके करीबी मुश्किल में दिख रहे हैं। पतंजलि और रामदेव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है उसने रामदेव की नींद उड़ा दी है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर रामदेव को और पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। एक बार फिर रामदेव की अर्जी खारिज हो गई है। इस बार पतंजलि पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल रामदेव के योग शिविर अब सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ रेंज के कमिश्नर ने पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट से जुर्माना और ब्याज समेत अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के दौरान लगाए गए ऐसे शिविरों के लिए 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली करने का आदेश जारी किया है। इस पर पतंजलि की तरफ से दलीलें दी गई कि उनकी तरफ से बीमारियों के इलाज के लिए हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। लेकिन उनकी सारी दलीलें फेल हो गई और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य कर दिया, जिसके खिलाफ रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति A.S. ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। रामदेव के शिविरों में एंट्री फीस ली जाती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश शुल्क लेने के बाद तो शिविरों में योग एक सर्विस है, हमें ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की अपील खारिज की जाती है। आपको बता दें, इसके पहले भ्रामक विज्ञापन मामले में भी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर में चुनाव की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पहले फेज का चुनाव सबसे बड़ा था, इसमें सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन मतदान के अगले दिन चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने की घोषणा की है, जिसके बाद मामले में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा ने पहले चरण के मतदान को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्यों होगा दोबारा चुनाव, कब और किन सीटों पर एक बार फिर होगा मतदान, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। अगले 5 साल के लिए देश की कमान किसके हाथ में जाएगी, इस पर 4 जून को फैसला हो जाएगा। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब अगले 6 चरणों की तैयारी तेज हो गई है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा की है। आयोग ने पहले चरण की कुछ सीटों पर दोबारा मतदान कराने की घोषणा की है और ये सीटें कहीं और की नहीं बल्कि मणिपुर की है। चुनाव आयोग ने बीते शनिवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। इनर मणिपुर की साजेब, खुरई, थोंगम, लेईकाई बामनकम्पू नॉर्थ ए, बामनकम्पू नॉर्थ बी, बामनकम्पू साउथ वेस्ट, बामनकम्पू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन 5A, इरोई शेम्बा ममांग लेईकाई, इरोई शेम्बा मयाई लेईकाई और खैदेम माखा के मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दरअसल इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। आपको बता दें, मणिपुर के हालात पिछले 1 साल से काफी अशांत रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ की दोनों लोकसभा सीट इनर और आउटर मणिपुर सीट के एक हिस्से में 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई। बचे हुए हिस्से पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। लेकिन इस दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई। बिष्णुपुर जिले के थमन पोकपी में मतदान केंद्र पर गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। वहीं इम्फाल ईस्ट के थोंगजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर भी सामने आई। कांग्रेस ने बूथों पर कब्जा करने और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राज्य के 47 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने इन 11 केंद्रों पर मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है। हालांकि इस बार मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के और भी पुख्ता इंतजाम रखे जाएंगे, लेकिन मणिपुर के कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जब तक सुलह नहीं हो जाती तब तक वहां परिस्थितियों के सामान्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब इस बार मतदान कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।